बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के जो टॉपिक 10.4.1 है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कशन की थी कि हमारे पास उसकी जो मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कल बात की थी कि जो हमारे पास मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो कंडीशन है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वी नो दैट के A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं, हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसके साथ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वल एंड कांस्टेंट में रिप्लेस करते हैं। हियर यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको हम लेंगे, जिस तरह हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में डिस्कशन की थी, ये बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट की जगह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिखते हैं, यह आ जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आल्सो वी नो दैट, जो कल हमने डिस्कशन की थी कि A इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाई एल एक्स, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम के केस में, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे फिर जो है आप चेक कर सकते हैं कि हाउ A इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट दैट हमारे पास आ जाएगा माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ से ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगी, इसके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि g डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एल वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। अब हमें चूंकि टी चाहिए तो इस जी पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइड बाई जी ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कि जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से ये जी और जी क्या हो जाएगा, कैंसल। That implies that कि t square is equal to 4 pi square L over G। अब हमें सिर्फ t चाहिए ना t square, so taking square root on both sides we get that कि t square का square root ये बराबर हो जाएगा 4 pi square L over G whole square root हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा t। अब ये स्क्वायर रूट जो है 4 पाई स्क्वायर के ऊपर भी है, एल के ऊपर भी है, जी सब पे मैं सेपरेट लेता हूँ, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई एल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर रूट। ठीक है, सब पे सेपरेट आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है जस्ट पाई, ये एल और जी, ये चूंकि हमें वैल्यूज पता ही नहीं है, तो अब जो ये दोनों डिवीजन में, तो इसका कंबाइन जो है एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल और जी होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है,
जो कि बराबर है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पे इसमें MCQs भी बनते हैं, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नाउ की पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट वन, अगर हम देखें टाइम पीरियड तो इसका लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ ऑफ द सैंपल पेंडुलम इंक्रीज देन टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ लेंथ ऑफ द सैंपल पेंडुलम या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीजेस देन टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, मतलब लेंथ इंक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज टाइम पीरियड डिक्रीज। सेकेंड इसमें पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है टाइम पीरियड और जी को अगर हम देखें तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशन। मतलब ये हुआ कि अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हाइट पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल पोजीशन में तो वो कुछ और हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हो तो K2 पे चले जाते हो, क्योंकि वो हाइट पे है तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब जी की वैल्यू कम होगी तो वहां पे टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट इसमें ये आ गया कि टी जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है जी स्क्वायर रूट के। ठीक है, अब ये दोनों MCQs भी है, स्टूडेंट्स याद रखें कैसे आएंगे MCQs। MCQs इस तरह आते कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सैंपल पेंडुलम व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, इंक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें इसमें MCQs कैसे बनेगा, if the value of g increases then what will be the time period of simple pendulum. Similarly if value of g decreases then what will be the value of time period of simple pendulum. अगर g की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर g की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारे पास MCQs हो गए दो। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं कि अगर हम देखें हमारे पास फार्मूला जो इसमें जस्ट लेंथ और जी की वैल्यू है, मास का जिक्र यहां पे नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो बॉम्ब होता है हमारे पास उसका जो मास होगा उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिपेंड नहीं करेगा। अब उसमें भी MCQs बन रही है। MCQs कैसे बनेगा इस केस में, इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस, रिमेन्स सेम। व्हाई, बिकॉज टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्रीवियस केस में जब हम मास स्प्रिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मास के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन इस केस में इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इसका डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ, मास के साथ उसकी किसी किस्म की कोई रिलेशन नहीं है। वह मास हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, टाइम पीरियड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नंबर 4 वन इज कि एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं कि अगर टाइम जो है हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं या एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते हैं, टाइम पीरियड का उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो टाइम पीरियड जो है अगेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम में डिपेंड नहीं कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी इसमें डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये 4 MCQs बन गए हैं हमारे पास। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड विल इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जी टाइम पीरियड डिक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी टाइम पीरियड इंक्रीज। ये 2 MCQs हो गए। थर्ड MCQs,
if we increase the mass of the simple pendulum, there will be no effect on the time period of the simple pendulum. ठीक है. Number 4, if we increase or decrease the amplitude of the oscillation, no effect will be, there will be no effect on the time period of the simple pendulum. So ये 4 MCQs है, important MCQs है, अपने साथ नोट करते जाएं. अब जो है स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम की तरफ आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. एज वी नो दैट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है वो क्या है, f इज इक्वल टू 1/t. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, यहाँ पे चलो इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं. अगर प्रीवियस 3 है तो इसको हम 4 इक्वेशन देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5. ठीक है. अब टाइम पीरियड की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है. नाउ इसको जो है हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं. पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 5. सो इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट के f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई l डिवाइडेड बाई g स्क्वायर रूट. ये आ गया. अब थोड़ा सा इसकी जो है रीअरेंजिंग करते हैं. हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, अगर इसको हम इस तरह लिख लें कि 1 ओवर 2 पाई, अब l और g ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g स्क्वायर रूट. ठीक है. अब मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक जब भी हमारे पास थर्ड डिवीजन आती है तो ये ऊपर को चली जाती है. हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये 1 ऊपर है, 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये g जब ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा g स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 पाई एंड l स्क्वायर रूट रह जाएगा. अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल और कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि 1 ओवर 2 पाई, दरम्यान में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और ये g और l दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा g डिवाइडेड बाई l स्क्वायर रूट. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई g डिवाइडेड बाई l होल स्क्वायर रूट. सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम. फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने टाइम पीरियड में बात की थी, तो यहाँ पे इसके लिए भी हमारे पास की पॉइंट्स आ जाएंगे और MCQs भी आ जाएंगे यहाँ पे. आप देख लीजिए. फर्स्ट अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे g की वैल्यू को अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि t जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ g के. मतलब ये हुआ कि इफ वैल्यू ऑफ g इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, if value of g increases frequency will also increase, and if value of g decreases then frequency will also decrease. यहाँ पे हमारे पास g के साथ क्या था, इनवर्स रिलेशन. मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो वहां पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और यही रिलेशन यहाँ पे भी शो हो रही है कि अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर. तो ये एक की पॉइंट हो गया. सेकंड की पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इसी फार्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ. ठीक है. मतलब इफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज. जबकि टाइम पीरियड के केस में क्या था, अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है देन टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज. बट हियर इफ लेंथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज. ठीक है. ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, जिस तरह हमने यहां पे बात की है, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. सिमिलरली यहां पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट मीन जो हमारे पास बॉब है या सिंपल पेंडुलम का जो बॉब्स है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो मतलब अगर जिस तरह यहाँ पे मैंने MCQs बताई, इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, नो इफेक्ट. इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, नो इफेक्ट, रिमेन सेम, अनचेंज्ड. ठीक है. ये थर्ड MCQs. नंबर फोर्थ वन इज के फ्रीक्वेंसी
इज इंडिपेंडेंट। अगेन फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंडिपेंडेंट किस चीज के, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम ऑसिलेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं या डिक्रीज करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये 4 एमसीक्यूज यहाँ पे भी आ गए, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर ये पेपर में भी आते हैं कि अगर मास इंक्रीज करते हो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, लेंथ का क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें आप अपने साथ नोट कर लें। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।